दोस्तों, कैसे आप सभी। गुड इवनिंग एवरीवन। फिर से आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने खड़े हैं। अच्छा, पहले आप लोगों से मैं हर बार जैसे कि क्वेश्चनिंग से शुरू करती हूँ, तो आज भी मैं आप लोगों से पहले क्वेश्चनिंग करने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग फ्रेंड्स कि जैसे आप लोग एक सोसाइटी में रहते हो, है ना, तो सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है। कई बार होती नहीं होती, जैसे सैनिटेशन प्रॉब्लम होती रहती है, कई बार पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, कई बार पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो आप लोग क्या उसकी सॉल्यूशन कैसे करते हो? तो आप लोग क्या करते हो, वहां पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाते हो, मींस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाते हो। तो क्या म्युनिसिपल वाले आपकी प्रॉब्लम को हैंड टू हैंड सॉल्व कर देते हैं? नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं, रिटर्न में लिख के दो, कहते हैं ना आपसे। रिटर्न में क्या लिखने को बोलते हैं वो? एप्लीकेशन, लेटर, ऐसी कुछ चीजें लिखने को बोलते हैं ना। क्यों कहते हैं वो? हम उनसे डायरेक्टली बोलते हैं तो क्यों नहीं सुनते हैं वो? क्योंकि मैम वो फॉर्मल अथॉरिटीज में आते हैं, तो उनके साथ हमें फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए मीन्स रिटर्न में हमें अपनी कंप्लेंट लिखवानी पड़ती है ना। ऐसा कुछ आता है ना। तो कंप्लेंट फिर हमें लिखनी भी तो आनी चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही रहती है ना, कि हमें कंप्लेंट लिखनी नहीं आती है। फिर इंग्लिश में कैसे लिखे? इंग्लिश में कंप्लेंट लिखनी है ना, तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी चाहिए। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों की इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने वाले हैं। इट मीन्स आपको हम लोग एक फॉर्मल लेटर सिखाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे हम कोई भी फॉर्मल अथॉरिटीज को जब रिटर्न में देते हैं ना, कोई अपनी कंप्लेंट देते हैं, तो उसको कहते हैं लेटर या फॉर्मल लेटर, ठीक है। वैसे तो लेटर दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल कौन से होते हैं? जो हम किसी फॉर्मल अथॉरिटीज को देते हैं, और इनफॉर्मल होते हैं जो हम अपने डियर वंस को देते हैं, ठीक है। जैसे आपने मान लो एज अ फ्रेंड को दे दिया, या कजन को दे दिया, या पेरेंट्स को दे दिया, कि जैसे आप हॉस्टल में रहते हो तो उनको हम कहते हैं इनफॉर्मल। और जैसे हम किसी मान लो किसी अधिकारी को दे रहे, अथॉरिटीज को दे रहे कोई लेटर, ठीक है, तो उसको कहते हैं फॉर्मल लेटर। जैसे कि अभी मैंने बोला कि आपकी जैसे कोई प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में, तो म्युनिसिपल वाले क्या कहते हैं, मैडम रिटर्न में एप्लीकेशन दो, है ना, बोलते ना, रिटर्न में लेटर लिख के दो, कंप्लेंट लिख के दो। तो हमें उसके लिए लेटर या एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। तो हमें वो चीज लिखनी भी तो आनी चाहिए ना दोस्तों, है ना। इसलिए देखो, आज मैं आप लोगों को वही चीज दिखाने जा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट सीखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो उस फॉर्मेट के द्वारा ही आप उस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ठीक है। तो जिनका अभी 2025 में बोर्ड एग्जाम है या नॉन बोर्ड एग्जाम है, स्कूल्स में है, तो उनके तो बहुत काम की चीज है ना। अभी मार्च में कौन से ज्यादा दिन बाकी है। तो दोस्तों, ये वैसे तो ज्यादा मार्क्स का नहीं आता, 5 मार्क्स का ही आता है। मैम 5 मार्क्स तो बहुत ज्यादा है हमारे लिए, बोर्ड एग्जाम में तो एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल करेक्ट। तो ये 5 मार्क्स का आता है, और 5 मार्क्स में आपका एग्जामिनर क्या क्या देखता है वो भी मैं आपको फॉर्मेट के साथ ही समझाते हुए चलूंगी, ठीक है। चलो चलो, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेटर दैट इज फॉर्मल लेटर हम शुरू करेंगे, ठीक है। फॉर्मल लेटर का हम आज आपको फॉर्मेट सिखाएंगे भी, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे मेन होता है फॉर्मेट आना चाहिए, कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, कैसे लिखनी है। सबसे पहली चीज वही आ जाए तो क्वेश्चन करने में तो कुछ नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें जो शुरुआत करते हैं किसी भी लेटर की, वो हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। सबसे पहली चीज ये समझिए कि कोई भी लेटर अगर आप स्टार्ट करते हो तो यू हैव टू बिगिन विद द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सेंडर का एड्रेस लिखना होता है। सेंडर मीन्स हु इज सेंडिंग द लेटर, ठीक है। तो सेंडर का एड्रेस लिखते हैं हम। अच्छा दोस्तों, अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर कभी भी एड्रेस को सिंगल लाइन में नहीं लिखना है, ठीक है। यू हैव टू डिवाइड द एड्रेस इन 3 to 4 लाइन्स, ठीक है। हमेशा कभी भी ध्यान रखना कि कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक ही लाइन में पूरा एड्रेस लिख देते हैं, इतना बड़ा बड़ा, है ना। तो डोंट डू दैट, ठीक है। ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको क्या करना है, अपने जो एड्रेस है कहीं का भी लिख रहे हो आप, किसी का भी एड्रेस अगर आप लिख रहे हो, तो आपको 3 to 4 लाइन्स में उसको डिवाइड कर देना है। 3 to 4 लाइन्स में कैसे डिवाइड करते हैं? फर्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना होता है, ब्लॉक, हाउस नंबर लिखना होता है, ठीक है, ठीक है। सेकेंड लाइन में आपको क्या करना होता है, अपना विलेज या सिटी लिख देना होता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट में डिस्ट्रिक्ट लिख दो, और फोर्थ लाइन में आपको क्या लिखना होता है, अपना स्टेट विद पिन कोड इफ यू नो। अगर नहीं पता पिन कोड, जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है पिन कोड लिखना भी,
पता है अपनी सिटी का पिन कोड तो ही लिखना, नहीं तो एग्जामिनर इतना मार्क्स नहीं काटता। बट हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि एड्रेस को कभी 2 या 1 लाइन में नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट दैट इन 3 to 4 लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू लीव 1 लाइन स्पेस हियर सेंडर एड्रेस के बाद, देन यू हैव टू राइट रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस भी आपको क्या करना है, 3 to 4 लाइन्स में ही लिखना है। रिसीवर मीन्स कौन होता है, जो लेटर को रिसीव करने वाला है, जिसके लिए आप लेटर को सेंड करो। फॉर एग्जांपल जैसे आप म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को लेटर लिख रहे हो तो रिसीवर मीन्स द म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दैट इज रिसीवर्स एड्रेस। देन यू हैव टू लीव 1 लाइन स्पेस once again, then write down डेट ऑफ सेंडिंग द लेटर। डेट कौन सी, जिस दिन आप लेटर को लिख रहे हो, भेज रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये मान लिया जाता है कि जिस दिन आप लेटर को लिख रहे हो आप उसी दिन उसको पोस्ट भी कर रहे हो, सेंड भी कर रहे हो। दैट मीन्स द रेट ऑफ राइटिंग और सेंडिंग और पोस्टिंग द लेटर इज सेम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लिखने वाली डेट या सेंड करने वाली डेट सेम मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 13 of January है तो आई विल राइट हियर 13 Jan 2025। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इन एनी राइटिंग सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब देखो 3 चीजें हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देना है विदाउट लीविंग द स्पेस और लाइन। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपका पर्पस क्या है लेटर लिखने का, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर, कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, मेन मुद्दा क्या है लेटर लिखने का, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी सोसाइटी में सैनिटेशन प्रॉब्लम हो जाती है तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देंगे, सैनिटेशन प्रॉब्लम। अब एक चीज ध्यान रखना, सब्जेक्ट शुड नॉट बी इन 2 or 3 लाइन्स, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, आपको मैक्सिमम 5 to 6 वर्ड होने चाहिए। शुड बी इन अ वेरी ब्रीफ, 5 to 6 वर्ड में आपका सब्जेक्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम बोला है मैंने, और मिनिमम आपको पता है कितना होना चाहिए, मिनिमम 2 to 3 वर्ड्स होने ही चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना है। दूसरा मेन चीज, सब्जेक्ट में कभी भी आप लेटर वर्ड यूज नहीं करोगे। आप कहोगे क्यों मैं, बिकॉज फॉर्मेट ही आपको बता रहा है कि ये लेटर लिख रहे हो, सो डोंट यूज द वर्ड लेटर हियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया कि आपके सोसाइटी में सैनिटेशन प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट हियर सैनिटेशन प्रॉब्लम, ठीक है। सैनिटेशन प्रॉब्लम लिख दोगे तो चल जाएगा। अब देखो ये कितना छोटा भी है और साफ साफ समझ में आ रहा है कि आपके मुद्दा क्या है, मेन पॉइंट क्या है लेटर लिखने का, कि आपकी सोसाइटी में सैनिटेशन प्रॉब्लम है, करेक्ट। तो आपको इस तरीके से सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। ज्यादा आपको कोई लंबा नहीं लिखना है सब्जेक्ट, ये नहीं कि आप 2-3 लाइनों तक सब्जेक्ट ही लिखते चलेंगे, दैट इज इनकरेक्ट। यू हैव टू राइट वेरी ब्रीफ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लीव 1 लाइन स्पेस हियर, देन यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन, और यू कैन से दैट इट इज अ ग्रीटिंग्स। सैल्यूटेशन कह दो या ग्रीटिंग्स कह दो, ठीक है, बोथ आर सेम, ठीक है। तो ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे रेस्पेक्टेड सर, मैम, जो भी आप यूज करते हो। उसके बाद आपका देखो मेन मुद्दा आता है, दैट इज कंटेंट, या आप उसको कह लो कि ये आपका लेटर का क्या है, मेन क्या है, बॉडी कहते हो आप। अब इस कंटेंट में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले ये समझो, इस कंटेंट में आपको सीक्वेंस वाइज अपनी बात को कहना है, ठीक है। अब देखो ये जो कंटेंट है ना आपका, ये एग्जामिनर 3 मार्क्स का देता है 5 में से, ठीक है। 1 मार्क आपका देखो फॉर्मेट का होता है, देखो मैं आपकी मार्किंग में लिख दे रही हूँ यहाँ पे। 1 मार्क आपका ग्रामर मिस्टेक्स या ग्रामर एक्यूरेसी कह लो आप, ठीक है। और 3 मार्क्स आपका जो मेन कंटेंट होता है ना, इसको दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 5 मार्क्स बनते हैं लेटर राइटिंग की, ठीक है। तो देखो अगर आप कंप्लीट फॉर्मेट को लिख दोगे सही तो आपको एग्जामिनर 1 मार्क दे देगा, ठीक है। कंटेंट को आप लिख दोगे तो 3 मार्क्स दे देगा, और ग्रामर एरर ही कंटेंट के अंदर देखी जाती है, तो इट मीन्स यानी टोटल जो कंटेंट है ना वो 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर आपने ग्रामर एरर करी है तो एग्जामिनर पूरे मार्क्स नहीं काटेगा, आपका वो 1 मार्क्स ही कट करेगा, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कंटेंट को छोड़ देते हैं, क्या सोच के हमें ग्रामर सही से नहीं आती है, ठीक है। तो वो इसलिए कई बार कंटेंट के पार्ट को छोड़ देते हैं, तो डोंट डू दिस। कंटेंट को छोड़ना नहीं, आप लिखो, बेझिझक होके लिखो, ग्रामर एरर हो रही है होने दो,
एग्जाम में कितना कट कर लेगा मार्क्स, 1 मार्क्स, हार्डली 1.5 मार्क्स। लेकिन बाकी के मार्क्स तो आपके हाथ में है ना। आप ग्रामर की वजह से आप पूरे 3 मार्क्स छोड़ देते हो। ठीक है, तो वो मिस्टेक मत करो बच्चों। ठीक है, बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो आप कंटेंट जरूर लिख के आओ। अब इस कंटेंट को देखो बहुत इजी बनाने वाले मैं आपके लिए, जिसके लिए आपके नानी दादी सब याद आ जाती है। आपको पसीने छूट जाते हैं ना, तो वो पसीने अब आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो आपको अपने कंटेंट को 3 to 4 पैरा में डिवाइड कर देना है। 3 से 4 पैरा में डिवाइड करना है। देखो सबसे पहला जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, यानी अपनी प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कर दो आप। व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हो आप, इसको हम इंट्रोडक्शन पैरा कहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, भाई प्रॉब्लम है तो वो उसका कोई कारण भी रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरा में आप क्या लिख दो, उस चीज के कॉजेस, मतलब रीजन, ये प्रॉब्लम हुई कैसे। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट पैरा में इसके कॉजेस लिख देने हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जब कॉजेस है तो इसका आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कॉजेस है तो सैनिटेशन प्रॉब्लम हो रही है। अब क्यों हो रही है वो, कि लोग जो है वो साफ सफाई नहीं करते हैं, है ना, जो मतलब गंदगी है वो सारी की सारी नालियों में बहा देते हैं या रोड में बहा देते हैं, प्रॉपर ध्यान नहीं देते। ठीक है, उसके बाद देखो रीजन इफेक्ट क्या हो सकता है कि हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, सो मेनी डिजीज कैन बी देयर। ठीक है, तो डिजीज होने की प्रॉब्लम है, तो अब इसमें थर्ड पहला ये होगा कि आप उस प्रॉब्लम के इफेक्ट ले दो कि उससे आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो पॉसिबल सॉल्यूशन लिख दो 4 पैरा में कि इस प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है वो कैसे इस प्रॉब्लम को दूर कर सकती है, सॉल्यूशन भी आपको ही बताने होंगे। ठीक है, पॉसिबल सॉल्यूशन बताना, यानी जो नहीं पॉसिबल है वो चीज आप नहीं लिख सकते। ठीक है, पॉसिबल सॉल्यूशन बोला है मैंने बच्चा, तो पॉसिबल सॉल्यूशन आप इसमें 4th पैरा में आप लिख दो। ठीक है, पॉसिबल सॉल्यूशन लिखने के बाद अब लास्ट में आपका एक पैरा लिखना है, जस्ट 2 लाइन, दैट इज कंक्लूजिंग पैराग्राफ। कंक्लूजन पैराग्राफ भी कहते हैं उसको, होपिंग पैराग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने अपनी पूरी की पूरी बात कह दी कि भाई मेरी प्रॉब्लम क्या है, इंट्रोडक्शन दिया, वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं और उसके सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अब आप अपनी रिक्वेस्ट भी तो दोगे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को कि भाई मेरी जो प्रॉब्लम है उस पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए, मुझे उम्मीद है, इस तरीके से लिखो आप, है ना, कि आई होप दैट यू विल कंसीडर माय प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, आई विल बी हाईली obliged to you। ठीक है, तो इस दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन पैरा और दैट इज कॉल्ड आल्सो होपिंग पैरा। ठीक है, तो आप इसको होपिंग या क्या कह सकते हो, कंक्लूजन पैरा कह सकते हो। ठीक है, तो देखो ये आपके क्या होते हैं, पूरे 5 पैराग्राफ में आप अपने कंटेंट को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, क्लियर इतनी बात दोस्तों। तो देखो ये हमारा कंटेंट पैरा होता है। कंटेंट के बाद आपको क्या करना होता है, लीव 1 लाइन स्पेस एंड राइट डाउन द नेम ऑफ द सेंडर ओनली नेम ऑफ द सेंडर लिखना है आपको कंटेंट खत्म होने के बाद। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आपको नीचे लिखना है, बट आई विल राइट हियर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ स्पेस छोड़ देना है, 1 लाइन स्पेस छोड़ दो, कंटेंट खत्म होने के बाद नीचे लिखना है बेटा। ठीक है, तो आपको लाइन छोड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, सेंडर का नेम लिखना है, एड्रेस नहीं लिखना है। क्यों, एड्रेस हम पहले ही ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो इस तरीके से हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लिख सकते हैं। ठीक है, देखो फिर से आप लोग एक बार रिवाइज कर लो। देखो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखना है। ठीक है, ये मोस्टली क्वेश्चन में दिया होता है, दोनों एड्रेस क्वेश्चन में दिए होते हैं। अगर नहीं दिए तो आप एज्यूम करके लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो XYZ, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपको लिखना है म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, तो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को लिखना है, या लेटर टू एडिटर भी लिखना है, कई बार एडिटर को भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो एडिटर को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, रिसीवर के एड्रेस में द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नेम, फिर न्यूज़पेपर के मतलब जो हेड ऑफिस है वहाँ का एड्रेस। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, जहाँ का सेंडर होता है वहीं का रिसीवर भी पॉसिबल होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लो दिल्ली के गांधीनगर में रहते हो तो आप न्यूज़पेपर भी तो गांधीनगर का ही देखोगे, भोपाल का थोड़ी देखोगे। ठीक है, तो
पॉसिबिलिटी यही होती है कि जहाँ का सेंडर का एड्रेस होता है मोस्ट प्रोबेबली वहीं का रिसीवर एड्रेस होता है फॉर्मल लेटर में, ओनली फॉर्मल लेटर में कह रही हूँ मैं, ठीक है। इवन आप म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में लिख रहे हो तो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट आपकी सोसाइटी का ही तो होगा। ये थोड़ी कि आप मान लो गांधीनगर की सोसाइटी में रहते हो और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट मान लो कहाँ की दूसरी सोसाइटी के लिख दे रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एड्रेस दोनों का सेम सेम होना चाहिए, मतलब जो जगह है ओनली जगह वो सेम होनी चाहिए, सोसाइटी मीन्स, ठीक है। इस तरीके से आप लिखना। उसके बाद डेट लिखनी है आपको। फिर सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि बहुत ही छोटा होना चाहिए, ये नहीं कि 2-3 लाइनों में आप सब्जेक्ट ही लिखते चले जा रहे हो। इट शुड बी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 और 6 लेटर एंड मिनिमम 2 और 3 लेटर, ठीक है। और डोंट यूज लेटर वर्ड इन द सब्जेक्ट बिकॉज द फॉर्मेट सेज इट्स अ लेटर, दैट्स व्हाई, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, लीव 1 लाइन स्पेस, देन यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन ऑफ ग्रीटिंग्स लाइक रेस्पेक्टेड मैम और सर, ठीक है। अब आपका मेन पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट में आपको अपनी बात कहनी होती है, जो भी पूरी बात है वो आपको पूरी डिटेल में बतानी होती है, दैट इज द मेन, जो आपका पूरा पार्ट, मेन जो पार्ट होता है लेटर का, दैट इज द मेन, इसी को हम ज्यादा वेटेज भी देते हैं। अब इसको देखो, लिखने के बहुत आसान तरीके, आप अपने पूरे के पूरे कंटेंट को 5 पैरा में डिवाइड कर दो, ठीक है। 5 पैरा में डिवाइड कैसे करेंगे आप, फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन पैरा होता है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन देते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग नाउअडेज और टुडे और एट प्रेजेंट, ठीक है। कि जो भी प्रॉब्लम है वो आप कौन सी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कॉज, व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है आपको, इफेक्ट, ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम, ठीक है, हाउ योर लाइफ इज अफेक्टेड बाय दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, पॉसिबल सॉल्यूशन लिखने नेक्स्ट पैरा में, कि इस प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, हाउ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, ठीक है, और हाउ द इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड, दीज आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस। पॉसिबल सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, अपने पूरी बात को कंक्लूड कर देना है 2 लाइंस में, जिसको हम होपिंग पैरा भी कह सकते हैं। जैसे आप क्या लिखते हो लास्ट में, आई होप दैट यू विल टेक माई प्रॉब्लम, ठीक है, या यू विल कंसीडर माई प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। इस तरीके से आप नेक्स्ट 2 लाइनों में आप अपने लेटर को कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे 1 लाइन स्पेस छोड़ देना है और नीचे सेंडर का एड्रेस लिख दे, सेंडर्स का नेम लिखना है, ओनली नेम लिखना है, डोंट रिपीट एड्रेस, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी भी कंटेंट में कोई भी चीज रिपीट नहीं होती है, ठीक है। रिपीटिशन कभी नहीं करना है किसी भी चीज का, ये नहीं कि आप यहाँ भी एड्रेस लिख रहे हो और नीचे भी एड्रेस लिख रहे हो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। रिपीट कोई भी चीज नहीं करनी है, आपको एक ही बार लिखनी होती है, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक चीज और सॉल्व करती हूँ। ये इंट्रोडक्शन पैरा की ना कुछ लाइनें होती है जो आप किसी भी लेटर में लिख सकते हो, फॉर्मल लेटर में आप लिख सकते हो, ठीक है। बहुत इजी सी लाइन है, कुछ कॉमन लाइनें मैं आपको लिखवा देती हूँ जिससे आपको ये कंटेंट थोड़ा इजी लगने लगेगा और ज्यादा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रब इट, देखो जैसे आप इंट्रोडक्शन पैरा लिखते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो, तो लेटर टू एडिटर क्यों लिखते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम हमारी कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंच जाए थ्रू दी कॉलम ऑफ दैट न्यूज़पेपर, इसीलिए लिखते हैं हम लोग कि भाई उस न्यूज़पेपर को वो अथॉरिटी पढ़ेगी और हमारी प्रॉब्लम उसके सामने आ जाएगी, ठीक है। हम इसीलिए लेटर टू एडिटर लिखते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेटर टू एडिटर लिख रही हूँ, ठीक है, तो मैं इंट्रोडक्शन पैरा में ये कॉमन लाइंस लिख सकती हूँ, किसी भी लेटर में कोई भी प्रॉब्लम हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, अगर लेटर टू एडिटर है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन पैरा है, सो द कॉलम ऑफ द of the esteemed newspaper I would like to draw the attention
अब ये अटेंशन के बाद देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंसर्न अथॉरिटी लिख देनी है, यानी जिस भी अथॉरिटी का काम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उस अथॉरिटी को लिख दो। जैसे सैनिटेशन प्रॉब्लम म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का काम है तो आप यहाँ म्युनिसिपल डिपार्टमेंट लिख दोगे। अगर मान लो वो देश के भी प्रधानमंत्री के डिपार्टमेंट में आता है तो यहाँ पर आप प्राइम मिनिस्टर लिखोगे। ठीक है, क्लियर। तो जिस भी डिपार्टमेंट के अंडर में वो प्रॉब्लम जाती है उस डिपार्टमेंट या उस कंसर्न अथॉरिटी को लिख दो आप। ठीक है, अटेंशन ऑफ द, अब यहाँ कंसर्न अथॉरिटी लिख रही हूँ मैं। कंसर्न अथॉरिटी का मतलब जिस भी डिपार्टमेंट का वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला वो है काम, उसका काम लिख दो। कंसर्न ऑफिशियल या कंसर्न अथॉरिटी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑफिसर। ठीक है, अब किस, देखो यहाँ टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, अब यहाँ अपना सब्जेक्ट लिख दो। जो आपने सब्जेक्ट लिखा था ना ऊपर, उस सब्जेक्ट को लिख दो। ठीक है, जैसे हमारी प्रॉब्लम थी सैनिटेशन प्रॉब्लम, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन। ठीक है, इन अ लोकेलिटी। ठीक है, ये बहुत कॉमन लाइनें हैं, आप इनको किसी भी लेटर में लिख सकते हो, फॉर्मल लेटर कोई सा भी हो। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो इन आर लोकेलिटी, फिर उसके बाद तो ये भी बहुत कॉमन सी लाइन है, इट इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन पैरा लिख सकते हो। ये कुछ कॉमन लाइन है, आप इनमें लाइंस ऐड भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पैरा होता है। अब देखो जब कॉजेस पैरा आते हो ना, तो कॉजेस में एक चीज ध्यान रखना, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है। ठीक है, ओनली यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इफेक्ट में भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है। अब आ जाओ देखो पॉसिबल सॉल्यूशन में, यहाँ पर आप मॉडल वर्ब्स यूज कर सकते हो। ठीक है, मॉडल वर्ब में ज्यादा से ज्यादा कैन का यूज कर सकते हो, मे का भी यूज कर सकते हो, शुड का यूज कर सकते हो, मस्ट का यूज कर सकते हो। तो यू कैन यूज मॉडल वर्ब्स हियर टू राइट द पॉसिबल सॉल्यूशन पैरा। होपिंग पैरा मैंने आपको अभी बताया था कि आपको जस्ट दो लाइनें लिख देनी है होपिंग करके। ठीक है, तो आपका ये पूरा की पूरा कंटेंट जो होता है ऐसे आप कवर करके 3 मार्क्स गेन कर सकते हो दोस्तों। इतना आसान है, देख लो, है ना। देखो इंट्रो पैरा मैंने आपको कॉमन लाइन्स बता दी, आप इसमें 1-2 लाइनें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, और कॉजेस पैरा में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कॉजेस है क्या, और उनको लिखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। ठीक है, ओनली यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इफेक्ट में भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, ओनली एंड ओनली। ठीक है, और जिसको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप हमारी वीडियोस में देख सकते हो, टेंसेस की वीडियोस में टेंसेस भी सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब मैंने आपसे बोला पॉसिबल सॉल्यूशन, इसके लिए आपको ओनली मॉडल वर्ब यूज करनी है। मॉडल वर्ब मैंने आपको बताई, जैसे कैन का यूज, शुड का यूज, मे का यूज, मस्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, इतनी 4 वर्ब आपको मेनली यूज करनी है। ये 4 वर्ब आप यूज करिए तो पॉसिबल सॉल्यूशन पैरा आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है होपिंग पैरा, जिसको मैंने अभी आपको बताया था। होपिंग पैरा में जस्ट 2 लाइनों में कंक्लूड कर दो। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज हमारा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारे वीडियोस पसंद आए और हमारा फॉर्मेट आपको समझ में आए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।